हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टिपिटम की डिटेल्स समझाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंथर के टीएस के बारे में एक्सप्लेन किया था। एंथर सराउंडेड होता है 4 लेयर्स ऑफ वॉल्स के, या यूं कह लीजिए कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम या एक पोलन सैक सराउंडेड होता है 4 लेयर से। और वो 4 लेयर्स कौन सी थी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टिपिटम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर की डिटेल्स डिस्कस की थी, और इस वीडियो में मैं आपको टिपिटम की डिटेल्स समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिपिटम की अगर मैं बात करूं तो टिपिटम क्या होती है? इनर मोस्ट वॉल लेयर है। ऑब्वियसली ये पॉइंट पिछले वीडियो में भी कवर हो गया था, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को ओपन करके एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर डिटेल डायग्राम भी दिखाया गया है। देखिएगा कि तो सबसे बाहर उस डायग्राम में क्या थी? एपिडर्मिस थी। फिर उसके अंदर उससे जस्ट नेक्स्ट कौन था? उसके जस्ट नेक्स्ट एंडोथीसियम, उससे जस्ट नेक्स्ट मिडिल लेयर थी, और मिडिल लेयर से जस्ट नेक्स्ट टिपिटम। टिपिटम की अगर टिपिटम की बात करें तो टिपिटम सराउंड करके रखती है किसको? स्पोरोजेनस टिश्यूज या स्पोरोजेनस सेल्स को, यानी स्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्टली सराउंडेड होती है किसके? टिपिटम। टिपिटम इस वजह से क्या हुई? इनर मोस्ट वॉल लेयर हुई। सेकेंड देखिएगा, टिपिटम का काम क्या होता है? टिपिटम न्यूट्रिटिव लेयर होती है। न्यूट्रिटिव लेयर मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली लेयर। तो इसमें दो सवाल बनते हैं, ये न्यूट्रिशन किसको देंगी? ये न्यूट्रिशन देंगी माइक्रोस्पोर्स को, या यूं कह लीजिए कि ये न्यूट्रिशन देगी सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यूज को, और ये स्पोरोजेनस टिश्यूज ही कन्वर्ट होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स ही आगे जाके फॉर्मेशन करेंगे पोलन ग्रेन्स का। तो इन स्पोरोजेनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे, और पोलन ग्रेन में ही हमारा मेल गैमेट बनेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होने के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ और एक चीज और, तो ये न्यूट्रिशन लेते कहाँ से? देते हैं, ये तो समझ में आ गया कि स्पोरोजेनस टिश्यूज को देते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन लेते कहाँ से हैं? ये न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से? मिडिल लेयर की सेल से। मिडिल लेयर की सेल्स कैसी होती हैं? मिडिल लेयर की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती है, यानी कि फूड को स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टिपिटम की सेल्स पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस। आई रिपीट माई सेल्फ, cells of tipitum possess dense cytoplasm and generally more than one nucleus। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि टिपिटम जिन सेल से मिलकर बनती है, वो सेल्स की जो प्रॉपर्टीज है जनरली वो अदर वॉल या अदर लेयर के सेल से अलग होती हैं, ये ज्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनका साइटोप्लाज्म बेहद डेंस होता है, और दूसरा इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, या यूं कहें कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली टिपिटम की सेल्स में न्यूक्लियस एक से ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नोट, सेल्स ऑफ टिपिटम आर इनिशियली डिप्लॉयड but become polyploid and multinucleated due to endomitosis and nuclear division repeatedly. I repeat myself. Cells of tipitum are initially diploid, that is 2n, but they become polyploid and multinucleated due to endomitosis and nuclear division repeatedly, respectively. अब सुनिएगा कि देखिए, टिपिटम की जो लेयर्स है या टिपिटम की जो सेल्स है वो प्लांट की किस बॉडी को बिलोंग करती है? राइट, तो वो स्पोरोफाइट को करती है, क्योंकि एंथर के अंदर है ये, और एंथर खुद स्टेमन का पार्ट है और स्टेमन स्पोरोफाइट का पार्ट है। और आपको ये पहले से ही पता है कि स्पोरोफाइटिक बॉडी 2n होती है और गैमेटोफाइटिक n होती है। तो अगर एंथर पार्ट है स्पोरोफाइटिक बॉडी का, इसका मतलब वो 2n होगी, इसका मतलब टिपिटम की हर एक सेल भी 2n ही होनी चाहिए। लेकिन इनिशियली जब टिपिटम की सेल्स बन रही होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो वो 2n ही होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो कैसी हो जाती हैं? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं एंड पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर डीएनए का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और सेकंड उनके अंदर कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। और उनका कारण क्या है? उनका कारण है एंडोमाइटोसिस एंड न्यूक्लियर डिविजन।
सुनिएगा, एंडोमाइटोसिस क्या होता है? एंडोमाइटोसिस मतलब क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहे हैं, यानी कि डीएनए का मटेरियल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, राइट? तो एंडोमाइटोसिस मतलब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे, डीएनए कंटेंट तो बढ़ेगा, लेकिन ना ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा और ना ही सेल डिवीजन होगा। तो इस तरीके से सेल्स क्या हो जाएंगी? पॉलीप्लॉइड हो जाएंगी, राइट? क्योंकि एक नॉर्मल टेपिटम की सेल या नॉर्मल स्पोरोफाइट की सेल कैसे होनी चाहिए थी? 2n होनी चाहिए थी, बट क्योंकि अगर बिना न्यूक्लियर डिवीजन और बिना सेल डिवीजन हुए अगर ये क्रोमोसोम का मटेरियल बार बार रेप्लिकेट करेगा तो एज अ रिजल्ट सेल पॉलीप्लॉइड हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है? न्यूक्लियर डिवीजन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बिना सेल डिवीजन हुए न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन विल नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन। अगर ऐसा होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएं लेकिन सेल डिवाइड ना हो तो ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट सेल क्या बन जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा टेपिटम का। टेपिटम disappears in mature anther, but before degeneration it forms pro-Ubish bodies in cytoplasm. ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मिडिल लेयर होती है वो एफिमरल नेचर की होती है। एफिमरल नेचर मतलब शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जब कोई एंथर मेच्योर होता है तो एंथर के मेच्योर होने से पहले ही मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। उसी तरीके से टेपिटम भी एंथर के मेच्योर होने से पहले डीजनरेट कर जाती है। यानी कि अगर आपके इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है कि एक मेच्योर एंथर में कितनी वॉल्स पाई जाएंगी, तो वो मात्र 2 ही होंगी, क्योंकि टेपिटम और मिडिल लेयर ये दोनों एंथर के मेच्योर होते वक्त जब एंथर मेच्योर हो रहा होता है तब ये डीजनरेट कर जाती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से सुनिएगा, डीजनरेट ये तो चलो क्लियर है कि एंथर मेच्योरिटी के समय टेपिटम की लेयर्स या सेल्स को डीजनरेट कर देता है, बट डीजनरेट होने से पहले टेपिटम की इन सेल्स में कुछ बहुत ही स्पेशल फिनोमिनन होता है जो बेहद जरूरी है। सुनिएगा, डीजनरेट होने से पहले टेपिटल सेल्स डीजनरेट होने से पहले अपने साइटोप्लाज्म में एक प्रोयूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं या ऐसे ग्रैन्यूल्स बनाती हैं जिनको प्रोयूबिश बॉडीज कहा जाता है। प्रोयूबिश बॉडीज कहाँ बनती है? टेपिटम की सेल्स में बनती है बिफोर मैच्योरेशन ऑफ एंथर, या यूं कहें कि बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपिटम की सेल्स। तो टेपिटम की सेल्स डीजनरेट होने से पहले, राइट, अपने साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स, कुछ बॉडीज बनाती हैं जिन्हें प्रोयूबिश बॉडीज कहा जाता है। कुछ समय के बाद इन प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है या जिसे स्पोरोपोलिनिन कहा जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, स्पोरोपोलिनिन। तो पहले क्या थी टेपिटम की सेल्स में, या टेपिटम की सेल्स के साइटोप्लाज्म में कौन बना? प्रोयूबिश बॉडी। फिर कुछ समय बाद इन प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर कौन सराउंड कर लेता है इन प्रोयूबिश बॉडीज को? स्पोरोपोलिनिन। अब सुनिएगा, स्पोरोपोलिनिन की केमिकल नेचर की बात करें तो स्पोरोपोलिनिन एक पॉलीमर है कैरचनॉइड्स का, ठीक है। तो जैसे ही इन प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर स्पोरोपोलिनिन सराउंड कर देगा या स्पोरोपोलिनिन की लेयर बन जाएगी, अब उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा यूबिश बॉडीज या ऑर्बिक्यूल्स। आई रिपीट माई सेल्फ, पहले यूबिश बॉडी होगी, यूबिश बॉडी के ऊपर जब स्पोरोपोलिनिन की लेयर लग जाएगी या बन जाएगी तो उनको यूबिश बॉडीज कह दिया जाता है। अब जैसे ही टेपिटम की सेल्स में इन यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ये टेपिटम की जो सेल्स है वो डीजनरेट कर जाती है और ये यूबिश बॉडीज फिर रिलीज होके कहाँ आ जाती है? पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में। और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होता है फिर क्या होता है? फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स के ऊपर ये जो स्पोरोपोलिनिन है, एग्जैक्टली स्पोरोपोलिनिन ही माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है। आई रिपीट माई सेल्फ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टेपिटम की सेल्स डीजनरेट होने से पहले अपने साइटोप्लाज्म में प्रोयूबिश बॉडीज बनाएंगी। उन प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की लेयर बन जाएगी। अब उन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के कहा जाएगा यूबिश बॉडीज। जैसे ही यूबिश बॉडीज बन के तैयार हो जाती है टेपिटम की सेल्स के अंदर, ये टेपिटम की सेल्स फिर डीजनरेट कर जाती हैं और ये यूबिश बॉडीज रिलीज कर दी जाती है कहाँ?
पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब ये जो यूविश बॉडीज होती हैं ये पोलन ग्रेन की जो बाहर की जो एक्साइन वाली लेयर होती है इसे बनाने का काम करती हैं। यानी कि आप देखिएगा ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं कहाँ, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक में इनिशियली स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं या स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, फिर ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n यानी डिप्लॉयड होती है, फिर माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होता है और उससे 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इनिशियली ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से टुगेदरली स्टिक करके रहते हैं यानी टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। और इन चारों माइक्रोस्पोर्स को स्टिक करके या चिपका के रखने का काम कैलोस लेयर का होता है। यही टेपिटम की जो सेल्स हैं फिर एक कैलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है जिसकी वजह से एक कैलोस लेयर हट जाती है और चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं। अब ये जो हमने यूबिश बॉडीज बनाई थी टेपिटम की सेल ने, ये यूबिश बॉडीज, ये जो फ्री हुए जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये यूबिश बॉडीज इन फ्री हुए माइक्रोस्पोर्स को सराउंड कर देता है और उन माइक्रोस्पोर्स पे अब एक्साइन नाम की लेयर बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फ्री माइक्रोस्पोर्स हैं राइट, इन माइक्रोस्पोर्स पे जैसे ही एक्साइन की लेयर बन जाएगी यूबिश बॉडीज के द्वारा, अब उसी स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन कह दिया जाता है। यानी कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स के अंदर भी एक बहुत ही फाइन और माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, किसका, बाहर की लेयर का। यानी माइक्रोस्पोर के ऊपर अगर आप एक्साइन की लेयर चढ़ा दे तो अब उसी स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन कहा जाता है। आइए इन सारे पॉइंट्स को मैं फिर से सम अप कर देती हूँ। टेपिटम disappears in mature anther, but before degeneration, tapetum की cells form pro-Yubish bodies in cytoplasm. Now these pro-Yubish bodies will get surrounded by sporopollenin. After getting surrounded by sporopollenin, now these structures will be called as Yubish body or orbicules. These Yubish bodies will participate in formation of exine of pollen grain. At last, tapetum degenerates and Yubish bodies are released into the pollen sac. अब मैं आप लोगों के साथ पे डिस्कस करूंगी टेपिटम के फंक्शंस। चलिए अब टेपिटम के जो फंक्शंस है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ पे डिस्कस किए उन्हें थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। टेपिटम के फंक्शंस क्या है टेपिटम के, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एमएमसी और पीएमसी और डेवलपिंग पोलन्स। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या इन्हें कहें पोलन मदर सेल या फिर डेवलपिंग पोलन्स। याद कीजिए पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एकदम सेंटर में कौन पाए जाते हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यूज ही आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बनाते हैं और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल ही आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ग्रेन्स। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो इन सारी सेल्स को किसका है, टेपिटम का है। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, टेपिटम सीक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड स्पोरोपोलिन मटेरियल। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि टेपिटम एक एंजाइम सीक्रीट करेगी, उस एंजाइम का क्या नाम होता है, कैलोज एंजाइम। ये कैलोज एंजाइम क्या करेगा, ये कैलोज एंजाइम कैलेज लेयर को डीजनरेट करेगा। और कैलेज लेयर कौन सी कैलेज लेयर, वो कैलेज लेयर जो 4 माइक्रोस्पोर्स को एक साथ चिपका के रखने का काम करती है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी स्पोरोजेनस टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके बनाती है 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ये 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इनिशियली एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलेज लेयर, और इस कैलेज लेयर को ही विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर, और इस कैलोज लेयर को ही डीजनरेट करने का काम कौन करता है, कैलेज एंजाइम, जो ये टेपिटम की सेल सीक्रेट करती है। कैलेज एंजाइम कैलोज लेयर को डीजनरेट कर देता है, फिर चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं, राइट। तो उन्हें फ्री करने के लिए इस
कैलोस लेयर को डीजनरेट करने के लिए कैलेस एंजाइम टेपिटम की सेल सीक्रेट करती हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि टेपिटम की जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, प्रोयूबिश बॉडीज, और प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर कौन बनेगा, स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन और प्रोयूबिश बॉडी मिलके क्या बनाएंगी, यूबिश बॉडी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेपिटम की सेल्स प्रोड्यूस करेंगी कौन कौन, प्रोयूबिश बॉडीज को, स्पोरोपोलिनिन को और यूबिश बॉडीज को। ये सारी चीजें भी कौन बना रही है, टेपिटम की सेल्स। सो सीक्रेट क्या करेंगी ये एंजाइम, यानी कि कैलेस एंजाइम एंड स्पोरोपोलिन मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। एक और बात याद रखिएगा, टेपिटम की सेल एक और सब्सटेंस बनाती है जिन्हें पोलन किट सब्सटेंसेस कहा जाता है। इससे पहले के जितने भी पॉइंट्स थे ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये पोलन किट सब्सटेंस कुछ नया है। तो फिर से एक बार सम अप कर देती हूँ फंक्शंस किसके, टेपिटम के। तो टेपिटम क्या कर रहा है, टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा टेपिटम सिक्रीशन कर रहा है कैसे सब्सटेंसेस का, एंजाइम जैसे कि कैलेस एंजाइम, और सब्सटेंसेस कैसे सिक्रीट कर रहा है जैसे कि स्पोरोपोलिनिन, प्रोयूबिश बॉडी, यूबिश बॉडीज, राइट। और इनके साथ साथ में एक पोलन किट सब्सटेंसेस भी टेपिटम की सेल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं। तो इस पोलन किट पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पोलन किट सब्सटेंसेस करेंगे क्या। पोलन किट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पोलन ग्रेन के ऊपर ही एक लेयर बना के रखते हैं, राइट। तो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली, एक शाइनी लेयर मौजूद होती है जो इस पोलन किट सब्सटेंस द्वारा बनाई जाती है। और इस पोलन किट सब्सटेंस का सिक्रीशन कौन करता है, टेपिटम की सेल्स। याद रखिएगा ये पॉइंट। तो फंक्शन सम अप कर लेते हैं। पोलन किट मटेरियल का या पोलन किट का क्या फंक्शन होता है, पोलन किट के सब्सटेंसेस कौन बनाता है, टेपिटम की सेल्स, और ये कहाँ मौजूद होता है, पोलन ग्रेन के ऊपर। पहला फंक्शन देखिएगा, पोलन किट का क्या है, पोलन किट एक ऑयली लेयर है दैट प्रोटेक्ट्स पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। इसका क्या मतलब है, ये पोलन किट मौजूद है क्योंकि पोलन ग्रेन के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है उसकी, राइट। तो ये अगर ये पोलन ग्रेन अगर सराउंडेड होगा किससे, पोलन किट से, तो सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, इन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाया जा सकता है पोलन ग्रेन को, किसकी मदद से, हमारे पोलन किट सब्सटेंसेस। और बचाना बिल्कुल जरूरी है, क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन में कौन मौजूद है, पोलन ग्रेन में हमारा मेल गैमेट है। अगर मेल गैमेट का डीएनए या उसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो गई यूवी रेस की वजह से, तो आपको भी पता है कि बनने वाली जो प्रोजेनी है उसमें भी डिफॉर्मिटीज आएगी। तो पोलन ग्रेन के हेल्दी रहने के लिए, गैमेट के हेल्दी रहने के लिए, यूवी रेडिएशन से वो किसी तरीके का उन पर नुकसान ना हो, इस चीज को कौन बचाता है, पोलन किट, राइट, जो उसके ऊपर मौजूद होता है। अगर इमेजिन करना तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि माइक्रोस्पोर के ऊपर एक्साइन लगने से पोलन ग्रेन बन जाता है, और पोलन ग्रेन यानी कि एक्साइन के ऊपर भी एक और लेयर बनती है, ऑयली शाइनी लेयर, उसी को ही पोलन किट कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, इट्स स्टिकी सरफेस हेल्प्स टू अटैच विद द इंसेक्ट। इसका क्या मतलब है, पोलन किट जो होती है वो नेचर में स्टिकी होती है, इसकी वजह से पोलन ग्रेन आसानी से इंसेक्ट के लेग्स या इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाता है। फिर ये इंसेक्ट जब उड़ के किसी और प्लांट या किसी और फ्लावर के पास जाता है तो वो पोलन ग्रेन उसके साथ साथ किसी और फ्लावर और किसी और प्लांट तक पहुंच जाता है, यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है। ये पोलन किट पॉलिनेशन करने में भी हेल्प कर रहा है क्योंकि ये पोलन ग्रेन को इंसेक्ट यानी पॉलिनेटर की बॉडी से स्टिक कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स येलो कलर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट। ये नेचर में शाइनी और येलो कलर का होता है, इस वजह से इंसेक्ट दूर से ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन फ्लावर्स की तरफ जाते हैं, और उन फ्लावर्स के पास जब जाते हैं तो जब ये इन येलो सब्सटेंसेस को देखते हैं यानी पोलन ग्रेन्स को देखते हैं तो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी तरफ इनके पास जाते हैं, और जैसे ही पोलन ग्रेन जिनके ऊपर पोलन किट मौजूद है ये कांटेक्ट में आते हैं किसके, पोलन ग्रेन के, तो ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है उनकी बॉडी से, और जैसे फिर वो इंसेक्ट जहां भी जिस फूल पर जिस प्लांट तक उड़ के जाएगा वो पोलन ग्रेन भी उनके साथ में ही जाते हैं, यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, टेपिटम
दो टाइप की होती है, ये लास्ट पॉइंट है। टेपिटम जो है वो दो टाइप की होती है। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर अगर आप कुछ रेफरेंस टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जरूर दिखेगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। टेपिटम दो टाइप की होती है, एक सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर फर्स्ट टाइप, और दूसरा है अमीबॉइड टेपिटम। ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस्ड है। तो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर पहला नाम और दूसरा है अमीबॉइड, ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस्ड है। देखिए बेसिक डिफरेंस दोनों का क्या है। बेसिक डिफरेंस दोनों का ये है कि यहाँ मैंने ये जितने भी फंक्शंस बताए हैं ये सारे फंक्शंस किसके हैं, सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टाइप ऑफ टेपिटम के। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, ये एडवांस है, तो ऑब्वियसली हम एडवांस के ही फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो फंक्शंस थे वो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम के हैं। यानी कि ये सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंजाइम्स बनाती है, स्पोरोपोलिन बनाती है, यूविश बॉडीज बनाती है और डीजनरेट होके उन यूविश बॉडीज को रिलीज कर देती है। लेकिन ये जो अमीबॉइड टेपिटम होती है क्या करती है, अमीबॉइड टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी पहले डीजनरेट होती है, उसके बाद में न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या स्पोरोजेनस टिश्यूज को प्रोवाइड करती है। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी बिना डीजनरेट हुए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है, किसको, स्पोरोजेनस टिश्यूज को, लेकिन अमीबॉइड टेपिटम पहले डीजनरेट होगी और उसके बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, किसको, स्पोरोजेनस टिश्यूज को। यही बेसिक डिफरेंस है किसका, अमीबॉइड टेपिटम और सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टाइप ऑफ टेपिटम का। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। थैंक यू।